हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपनी जो मुहिम के तहत इंडियन पॉलिटी के जो सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक शुरू किया था उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रमुख प्रावधान जो कि आर्टिकल 124 से लेकर 130 तक दिए गए थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो आर्टिकल जो 124 था उसके अंदर 7 सब क्लोज है, उनमें से 3 के बारे में हमने कल चर्चा की थी और बाकी छोड़े गए थे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी जो ये क्लास रखी गई है इसके अंदर हमारा मुख्य फोकस रहेगा आर्टिकल 124 को पूरा कंप्लीट करना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्राधिकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं उनके बारे में थोड़ी और गहन चर्चा करना। तो आइए हम हमारी इस पहल को आगे बढ़ाते हैं और अपने इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी शुरू करते हैं। और बाकी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है पंचारिया सर ऑफिशियल। तो आइए हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या प्रावधान है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 124 जो कि कल हमने अधूरा रखा था, इसको आज पूरा कंप्लीट किया गया है। तो आज हम पहले सभी को एक साथ देख लेते हैं कि आर्टिकल 124 के अंदर जो 7 सब क्लोज दे रखे हैं उनके अंदर क्या प्रावधान है। वैसे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ये क्या प्रावधान करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है आर्टिकल 124 का सब क्लोज 1 जो बताता है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। और इससे रिलेटेड हमने कल अच्छी खासी चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में मूल संविधान में क्या प्रावधान है और वर्तमान में इनकी संख्या जो 34 है उनमें से एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी 33 जज हैं। और उसके बाद देखते हैं सब क्लोज 2 दो प्रकार के प्रावधान करता है। एक करता है नियुक्ति के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, और दूसरी प्रावधान करता है सेवानिवृत्ति की। तो कल हमने नियुक्ति के बारे में चर्चा की थी। हमने इस नियुक्ति से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में गए चारों केसेस के बारे में बात की थी कि जिनका नामकरण ही जजेस केस से किया गया है, यानी फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस। और हमने देखा था कल की संविधान संशोधन 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया था। तो वो बना था हमारा फोर्थ जजेस केस। और ये सभी केस किससे रिलेटेड थे? नियुक्ति से रिलेटेड। वर्तमान में नियुक्ति से रिलेटेड क्या प्रावधान है? वर्तमान में नियुक्ति के लिए यही प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सलाह पर ये कार्य करते हैं। उस कॉलेजियम के अंदर 5 जज होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। और उस कॉलेजियम में अगर नेक्स्ट सीजेआई शामिल नहीं है तो फिर कोशिश की जाती है कि वो सीजेआई भी इस कॉलेजियम में शामिल हो जाए। ये नियुक्ति की प्रक्रिया है और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चर्चा के लिए पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं सेवानिवृत्ति की। तो एक कंफ्यूजिंग लाइन आती है, कई बार एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट में मैंने देखी भी है, उसमें लिखा हुआ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का, हमें कंफ्यूज करने के लिए ही लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 3 वर्ष या 5 वर्ष होता है। तो ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, उनकी केवल होती है सेवानिवृत्ति की आयु। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर्स है और ये बात संविधान में लिखी हुई है। आर्टिकल 124 के सब क्लोज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा वो जब तक कि इन्हें आर्टिकल के सब क्लोज 4 के तहत हटाया नहीं जाता या फिर वो इस्तीफा नहीं देते, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहेंगे जब तक कि इनकी आयु 65 ईयर्स नहीं हो जाती। यानी कि 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, न कि इनका कार्यकाल। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद आता है आर्टिकल 124 का सब क्लोज 3। सब क्लोज 3 कहता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए। इसके बारे में भी हमने कल बात की। 2 योग्यताएं चाहिए, एक तो भारत का नागरिक और उसके बाद 5 साल हाईकोर्ट का जज रहा हो या 10 साल उसने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा विधिवेता हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना जा सकता है। अब आता है आर्टिकल 64 का
24 का सब क्लोज 4 जो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया कैसे जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संविधान के अंदर 2 आर्टिकल दिए गए हैं। एक है आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 और सब क्लोज 5। सब क्लोज 4 कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी वो हटेंगे। यानी कि ये प्रक्रिया आर्टिकल 24 के सब क्लोज 4 में दे रखी है। उसके बाद आर्टिकल के सब क्लोज 5 में लिखा हुआ है संसद इससे संबंधित कोई विधि बना सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए पहली चीज तो क्लियर है कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात भी क्लियर है कि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक जज नहीं हटेंगे। और तीसरी बात भी क्लियर रखना कि इससे रिलेटेड जो भी प्रस्ताव आएगा वो उस सत्र के दौरान कंप्लीट हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की जो आगे वाला है आर्टिकल 24 का सब क्लोज 5 वो कहता है कि अगर इन जजों को हटाने के लिए हमारी संसद कोई विधि बना सकती है तो संसद ने 1968 के अंदर एक विधि बनाई जिसका नामकरण किया गया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। यानी कि संसद को आर्टिकल 124 का सब क्लोज 5 शक्ति देता है कि न्यायाधीशों को हटाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके लिए संसद कोई विधि बनाई। और इसके लिए संसद ने फिर विधि बनाई जिसका नामकरण किया गया, यानी अधिनियम बनाया और उसका नामकरण किया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, अब ये अधिनियम क्या है और क्या व्यवस्था करता है उसके बारे में देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 क्या विशेष प्रावधान करता है। इसके प्रावधानों में पहली बात है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है। ये बात वैसी ही है जैसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग पर होती है। महाभियोग से बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयुक्त होता है। कई बार जो लोकल गाइड चलती हैं उनके अंदर, गाइडों के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है जज को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। वो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया होती तो हमारे राष्ट्रपति के महाभियोग के लगभग वैसी ही है, लेकिन ये महाभियोग नहीं, ये रिमूवल ऑफ जजेज है, यानी कि जजों को हटाने की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो कम से कम उसके 100 समर्थक चाहिए। 100 लोग समर्थन करेंगे तभी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। और अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहली बात है 50, 100 और 50 समर्थकों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, जिस सदन के अंदर लोग ये जजेस वाला के हटाने वाला प्रस्ताव आएगा वो सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी जांच करेगी कि क्या सच में जज दोषी है या नहीं है। जजों को हटाने का जो आधार क्या दिया गया है संविधान में आधार लिखा गया है कदाचित दुराचार और अक्षमता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति साबित कदाचार करता है, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर उसने वो खुद ही अक्षम हो गया है हमारे इस पद पर रहने के लिए, ऐसी परिस्थिति में ही उनको हटाया जा सकता है। हटाने का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन अगर लोकसभा है तो 100 समर्थक चाहिए और राज्यसभा है तो 50 समर्थक चाहिए। उसके बाद पीठासीन अधिकारी 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं और एक विधि वेता होगा। ये सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच करते हैं, उन पर जो आरोप लगता है उसकी जांच करते हैं। उस जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज को अधिकार होता है कि वो अपने पक्ष में अगर कोई सबूत वगैरह प्रस्तुत करना चाहते हैं, साक्ष्य देना चाहते हैं तो वो ये कार्य भी कर सकते हैं। ये सारे काम जांच समिति के सामने होता है और अंत में जांच समिति अपनी रिपोर्ट वापस पीठासीन अधिकारी को देती है। और अब यहाँ दूसरा डाउट इस चीज का है कि जब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आता है तो जांच का कार्य दूसरा सदन करता है। पहला सदन विशेष बहुमत जो कि 2/3 कुल सदस्यों का है, वहां से बिल पारित कर देगा प्रस्ताव। उसके बाद दूसरा सदन जांच करवाकर फिर कार्यवाही करेगा, संकल्प को विशेष बहुमत से जारी करेगा। लेकिन जजेस के मामले में
पहला सदन ही जांच करवाएगा, जांच 3 सदस्यीय समिति करेगी और इस समिति ने अगर प्रस्ताव में हाँ या ना में जो भी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद हमारा सदन अपनी आगे अगर विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करता है तो ये बहुमत प्रस्ताव दूसरे वाले सदन में जाएगा। और यहाँ ये चीज ध्यान में रखना, समिति जो रिपोर्ट देगी वो कोई बाध्यकारी रिपोर्ट नहीं होगी, यही बात इसमें बताई गई है। उसके बाद विशेष बहुमत द्वारा पहला सदन अपने इस प्रस्ताव को पारित कर देगा, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरे सदन ने इस पर सहमति जता दी, यानी कि उस दूसरे सदन ने भी विशेष बहुमत से संकल्प को पारित कर दिया, तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही सुप्रीम कोर्ट के जज का पद खाली हो जाएगा। ये है टोटल प्रक्रिया न्यायाधीश को हटाने के लिए, जो आर्टिकल 1968 के अंदर संपूर्ण रूप से दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और आगे जो प्रक्रिया दे रखी है वो किसमें है, पूरी प्रक्रिया दी गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर। चलिए, ये था आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 और 5 जो कि जजों को हटाने से संबंधित था। अब आते हैं आर्टिकल के सब क्लोज 6 के अंदर। सब क्लोज 6 हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के शपथ से संबंधित है। कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज किस चीज की शपथ लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं अपने पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करने की, संविधान और अन्य किसी भी विधि की संरक्षण की, और अपने कर्तव्यों का, और बिना किसी पक्षपात के यानी कि निष्पक्ष रूप से और बिना किसी द्वेष पूर्ण मंशा के अपने पद पर कार्य करने की और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। और ये आर्टिकल 124 के सब क्लोज 6 के अंदर ही दे रखा है। और सब क्लोज 7 में एक बात और बताई गई है, ये भी विशेष इसलिए है क्योंकि ये संविधान के अंदर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति जज रह जाएगा वो उसके बाद किसी भी न्यायालय के अंदर, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वकालत नहीं कर सकता, यानी कि उनको ये वकालत वाला कार्य छोड़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल 124 का सब क्लोज 7 कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर एक प्रतिबंध लगाता है कि वो आगे से वकालत वाला कार्य नहीं करेंगे। ये था टोटल आर्टिकल 124 जिसके टोटल 7 सब क्लोज हैं। इनके बारे में हमने एक एक के बारे में अब तक चर्चा कर ली है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ विशेष अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां देते हैं उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट को कई प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जैसे कि उनको अभिलेख न्यायालय का अधिकार मिलता है, उनको कुछ मूल क्षेत्राधिकार मिलता है, उनको न्यायाधीश का अधिकार मिलता है, उनको अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति मिलती है, उनको सलाहकारी की शक्ति भी मिलती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को कई प्रकार की शक्तियां मिलती हैं जो उनके कार्य भी हैं और वो उनकी शक्ति भी है। तो इन सभी शक्तियों के बारे में आइए अब हम एक एक शक्ति को लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और समझ को विकसित करते हैं कि क्या है, इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन किस चीज का होगा। तो सबसे पहली जो शक्ति है उसे बोलते हैं अभिलेख न्याय क्षेत्राधिकार, यानी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ दो होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 129 के अंदर इसी का ही उल्लेख था, वो था आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब हम बताते हैं कि अभिलेख न्यायालय कौन सा होता है। अभिलेख न्यायालय वो होता है जिसके किसी भी आदेश, निर्णय और डिक्री को अन्य किसी भी न्यायालय के अंदर संदर्भ के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। दूसरी बात कि इनको अपने किसी भी न्यायालय की अवमानना पर सजा देने का अधिकार है। ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो क्या भारत में एक सुप्रीम कोर्ट ही अभिलेख न्यायालय है? जी नहीं, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। और इनसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 129, जो कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पर संदर्भ में रूप में यूज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी अवमानना पर, साथ में अन्य किसी निम्नतर न्यायालय की अवमानना पर सजा देने का अधिकार है। यह प्रावधान अभिलेख न्यायालय होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष क्षेत्राधिकार मिलता है। यह क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को भी होता है। और इस
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना पर भारत की संसद ने 1971 के अंदर एक अधिनियम भी पारित किया और अधिनियम का नाम है न्यायिक अवमानना अधिनियम यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। ये भारत की संसद ने अधिनियम बना रखा है जो कहता है कि न्यायालय की अवमानना होने पर सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके की और हाई कोर्ट को किस तरीके की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके लिए एक अधिनियम भी बना हुआ है। इस अधिनियम से रिलेटेड हमें एक ही बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ध्यान में रखनी है कि ये अवमानना अधिनियम न्यायालय की अवमानना को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला सिविल अवमानना, दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। क्या होती है सिविल अवमानना और क्या होती है आपराधिक अवमानना? इसका मतलब है सिविल अवमानना का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन कर देता है, उस निर्णय को नहीं मानता है, ऐसा कोई मामला है तो उसे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे, यानी कि सिविल अवमानना नाम दिया जाएगा। और अगर कोई न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है, न्यायालय का अपमान करने की कोशिश करता है, न्यायालय की क्षति को यानी कि न्यायालय की साख को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे तमाम मामलों को आपराधिक मामला माना जाएगा। और आपराधिक अवमानना पर न्यायालय जो सजा देगा वो भी थोड़ी सख्त होगी और सिविल मामलों में हो सकता है सजा थोड़ी बहुत कम हो जाए। शायद 2023 के अंदर एक मामला बना था प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बारे में, और उस समय वो सीजेआई थे, उन सीजेआई जज के बारे में फालतू में कोई ट्वीट कर दिया था और उसके चक्कर में उन पर अवमानना का अधिनियम के तहत वहां पर कार्यवाही भी चली थी और अंत में उन पर ₹1 का हर्जाना भी लगाया गया था। तो ये सभी मामले किस में आते हैं? न्यायिक अवमानना के मामले हैं। और इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अधिनियम कौन सा एक्ट देता है? आर्टिकल नंबर 129। और आर्टिकल 129 के तहत हमारी संसद ने जो अधिनियम बनाया उसका नाम है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। ठीक है। और न्यायिक अवमानना के तहत हमारा न्यायालय 3 प्रकार से केस दर्ज करता है। पहला तो है सौते संज्ञान, यानी कि अगर न्यायालय को वो प्रसाद भूषण जी वाला अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उस मामले में जज ने खुद ही, जो सीजेआई थे उन्होंने ही इस मामले को देखा था, उन्होंने खुद ही उनके खिलाफ में अवमानना का मामला दर्ज किया था, तो इसे बोलते हैं। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः रूप से सुमोटो ध्यान में ले सकता है, संज्ञान ले सकता है, यानी कि मामला दर्ज कर सकता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उनको न्यायालय की अवमानना का कोई मामला दर्ज करवा दे वहां पर, तब भी ये मामला लिया जा सकता है। और तीसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट को कहे, उनकी सलाह पर कोई व्यक्ति जाकर, उनके प्रभाव पर अगर कोई व्यक्ति जाकर न्यायालय को अवमानना का मामला दर्ज करवाना चाहे तो मामला दर्ज हो सकता है। इस तरीके से 3 तरीके से अवमानना का मामला दर्ज होता है। यह था अभिलेख्य क्षेत्राधिकार। उसके बाद आता है आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। आरंभिक यानी कि ऐसा क्षेत्र अधिकार या ऐसा मामला जो कहां पर आरंभ होगा? सुप्रीम कोर्ट में आरंभ होगा। या फिर ऐसा मामला जो कि मूल रूप से और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज होगा, उसे बोलते हैं आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। यानी कि ये तो ओरिजिनली या एकदम बेसिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है, उससे बोलते हैं अपीलीय या फिर मूल क्षेत्राधिकार। तो इसका और मतलब क्या बना? इसका मतलब बना कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही हो सकती हैं, उन्हें बोलते हैं आरंभिक या मूल मामले। और ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 देता है। हम आर्टिकल 130 तक देख चुके थे। 30 के बाद में जो अंतिम 13 नंबर जो आर्टिकल था उसमें लिखा गया था कि मुख्य पीठ दिल्ली में होगी, इसकी अन्य पीठ सीजेआई राष्ट्रपति की सलाह पर कहीं पर भी बैठा सकते हैं पीठ। लेकिन यहाँ पर मामला है, उसके बाद आर्टिकल 131 आता है। आर्टिकल 131 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा है। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार वो है जिसके मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन्हें बोलते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। और ऐसे 3 प्रकार के मामले बन सकते हैं। पहला, भारत सरकार वर्सेस राज्य सरकार, यानी कि एक तरफ भारत की सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ कोई राज्य आ जाता है कोई मामला लेकर, उसे बोलते हैं ऐसा मामला जो कि मोस्टली ये सभी मामले भारत की संघ
जो व्यवस्था है इनसे रिलेटेड है। तो आरंभिक क्षेत्राधिकार को आप ऑब्लिक में लिख सकते हो संघीय मामले, यानी कि जिसमें भारत के संघवाद पर कोई आपत्ति आएगी तब जाकर ये आरंभिक क्षेत्राधिकार ओपन होता है। पहला, भारत सरकार वर्सेज राज्य सरकार का मामला मूल क्षेत्राधिकार में आएगा, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी, भारत सरकार प्लस एक तरफ तो है भारत सरकार और एक राज्य या एक से अधिक राज्य, दूसरी तरफ है एक या एक से अधिक राज्य, यानी दो दल बन गए। एक तरफ भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थक राज्य, अभी फिलहाल के लिए कल्पना कर लेते हैं कि एक तरफ बीजेपी की यानी कि हमारी केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक जितने राज्य हैं वो सभी राज्य, और एक तरफ हो जाए जो गैर बीजेपी वाले राज्य हैं वो सभी। तो इस प्रकार के जो मामले बनेंगे वो भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएंगे, यानी कि भारत सरकार प्लस कुछ राज्य और दूसरी तरफ भी कुछ राज्य आ जाते हैं, इसे बोलते हैं ये भी किस प्रकार का मामला हो गया, संघीय मामला हो गया। और तीसरा, एक और कैटेगरी बन सकती है कि राज्य वर्सेस राज्य, यानी कि एक तरफ एक राज्य है दूसरी तरफ दूसरा राज्य है, दो राज्यों के बीच के कोई मामला होगा तब भी उसकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही होगी। ये था भारत के सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तीन प्रकार के मामले देख सकता है, भारत सरकार वर्सेज राज्य सरकार वर्सेज राज्य सरकार, और भारत सरकार प्लस राज्य सरकार वर्सेज राज्य सरकार और राज्य सरकार। ऐसे मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में काउंट किया जाता है। अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को चार प्रकार के मामलों पर अपील सुनने का अधिकार मिलता है, जिन्हें बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 132, 133, 134 और 136। ये चार प्रकार के मामले ऐसे बनते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है। देखते हैं, तो वैसे तो हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय भारत में तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसलिए किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि वो जो अपील की विशेषताएं हैं वो किन अनुच्छेदों में दे रखी हैं, और इन अनुच्छेदों का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंदर कौन सी बात का उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर चार प्रकार के क्षेत्राधिकार यानी कि मामले दर्ज हो सकते हैं। पहला मामला, अगर आर्टिकल 132 कहता है अगर कोई ऐसा मामला हो जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट ने की और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय या डिक्री आदेश जारी करते वक्त स्पष्ट रूप से एक प्रमाण पत्र दिया है कि यह मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक मामला है, तो वो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने योग्य हो जाता है। पहला क्या कहता है, सुप्रीम हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ में आप अपील कर रहे हो, कब, जब वो मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक मामला होने पर इसकी सुनवाई अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। पहला अपीलीय मामला बना, हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यहां पर हाईकोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 कहता है कि अगर किसी भी सिविल मामले में सुप्रीम हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो, और निर्णय के बाद में हाई कोर्ट ने आपको एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र दिया है, तो आप उस सिविल मामले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यहां भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है, सिविल मामला था और हाईकोर्ट ने किसी अन्य सेशन कोर्ट से अपने पास मामला मंगवाकर वहां पर हाईकोर्ट ने मृत्युदंड टाइप का कोई बहुत भयानक सजा दे दी, तो ऐसे मामले में आप बिना किसी सर्टिफिकेट के भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 कहता है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी दंडिक मामले में सजा दी, सजा देने के बाद हाईकोर्ट ने एक प्रमाण पत्र दिया कि आप चाहे तो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम फिल्मों में देखते होंगे अदालत की कार्यवाही होने पर उनके वकील जो जिनको सजा हो जाती है उनके वकील बाहर आकर यही बात बोलते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं उस कोर्ट में जाऊंगा। ये जो बातें बोली जाती है उस बात का मतलब भी यही होता है कि उनके निर्णय के खिलाफ में आगे कार्यवाही अपील हो सकती है। तो आर्टिकल 134 कहता है अगर हाईकोर्ट ने किसी दंडिक मामले में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी या फिर कोई अन्य प्रकार की सजा दी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। यानी कि दंडिक मामलों की भी अंतिम अपील कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। उसके बाद है एक आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 कहता है कि यदि मतलब कि जो मामले
पहले फेडरल कोर्ट में जाते थे वो तमाम मामले अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। यानी कि ये अब कोई विशेष महत्व रखता नहीं है, क्योंकि आज सब कुछ सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, तो ये इस आर्टिकल का कोई इंपॉर्टेंस बचा नहीं। लेकिन आर्टिकल प्रावधान यही करता था कि जो मामले पहले फेडरल कोर्ट में जाया करते थे 1935 के अधिनियम से, वो मामले अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब छोड़ते हैं और अब आता है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 कहता है कि कुछ ऐसे मामले जो इनमें नहीं थे, ना 132 में थे, ना 133 में, ना ही 134 में, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सीधा ही एसएलपी जारी कर सकता है, स्पेशल लीव पिटिशन, यानी कि विशेष याचिका पत्र। यानी कि आपको अगर किसी न्यायालय के अंदर अभी तक जितने मामले हमने देखे, इनके अंदर आप बिना प्रमाण पत्र के तभी वहां सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो जब मामले में मृत्युदंड जैसा कोई प्रावधान कर दिया हो, या फिर ऐसी परिस्थिति जहां पर आपको लगता है कि मामला सेशन कोर्ट का था, हाई कोर्ट ने अपनी मर्जी से उस मामले को अपनी ओर खींचा, और जहां पर सेशन कोर्ट उस व्यक्ति को बरी करने वाला था, वहीं पर हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने पास लिया और कठोर सजा सुना दी। ऐसी परिस्थितियों में आप बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र जा सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 एक और विशेष शक्ति देता है, जिसे बोलते हैं एसएलपी, यानी स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको शक्ति देता है कि आप किसी भी मामले को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप स्पेशल लीव पिटिशन जाहिर प्रस्तुत करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर कुछ फिल्टर लगने वाले, यानी कि कुछ संगठन बैठते हैं, कुछ कर्मी बैठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वो उस पिटीशन की जांच करेंगे। अगर उनको लगा कि हाँ इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, तब तो वो स्पेशल लीव पिटीशन आपको मिल जाएगी और आपका मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। और अन्यथा वहां पर फिल्टर करने वाले लोग पहले ही आपके मामले को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल समझते हैं अपीली मामले को, अगर किसी मामले के अंदर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, वो मामला संवैधानिक था, संविधान से संबंधित था, संविधान की व्याख्या से संबंधित था, तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने योग्य हो गया, अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 के तहत यदि हाईकोर्ट ने किसी सिविल मामले में जबरदस्ती अपने आप को इंक्लूड किया, फिर एक्स्ट्रा सजा दे दी, तब आप एक्स्ट्रा सजा दे दी, तब तो आप सीधे ही जा सकते हो। और अगर सुप्रीम हाईकोर्ट ने नॉर्मल तरीके से सजा दी है और फिर हाईकोर्ट आपको एक प्रमाण पत्र देगा कि आप चाहें तो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो फिर उस प्रमाण पत्र को लेकर आप सीधे ही वहां पर जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रशासनिक बेंच बैठती है, वो अधिकारी जांच करेंगे क्या ये मामला, अगर प्रमाण पत्र मिला है तब तो जांच करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो जाएगा। अगर आप बिना प्रमाण पत्र के जाते हो तब तो वहां पर वो फिल्टर कर देंगे, कोई मामला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, अधिकांश मामले वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर दंडिक मामले के अंदर मृत्युदंड जैसी कोई सजा दी है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। और आर्टिकल 136 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट खुद चाहे तो स्पेशल लीव पिटिशन दायर करने के लिए अनुमति दे सकता है। ये थी अपीलीय क्षेत्राधिकार। एक और बच रहा है न्यायाधीश, यानी कि रीट पावर। हमने जब मूल अधिकार पढ़े थे, मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 32 देखा था। आर्टिकल 32 में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक और क्षेत्राधिकार है, जिसे बोलते हैं न्याय आदेश, यानी कि न्याय के लिए दिया गया आदेश, जिसे रीट पावर कहते हैं। और रीट पावर आर्टिकल 32 के अंदर था, जो हमने शुरू में मूल अधिकारों के अंदर पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने आज की क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार पढ़े। एक अभिलेखीय अधिकार, दूसरा ये आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार और चौथा न्यायाधीश पावर ऑफ रीट पावर। तो इन चारों शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे के और भी सुप्रीम कोर्ट को कई शक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।